हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 10 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। इस तरह से बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। ठीक है, तो हमें ऐसा उदाहरण देना है, ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो सममित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। ये हम पिछली 2-3 क्लास से हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या उदाहरण लिया हमने, माना ए बराबर एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय। तो हमने एक समुच्चय माना, अब इसमें संबंध क्या बनेगा, समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो R बराबर L1 L2, दो लाइनें हैं, L1 सरल रेखा L1 और सरल रेखा L2। तो हमने इसमें क्या कंडीशन दी, L1 L2 पर लंब है। ठीक है, L1 L2 पर यानी कि लाइन 1 लाइन 2 पर लंब है। तो अब ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए जो इसने कहा। हमने उदाहरण वो लिया जो इसके अनुसार हो। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा स्वतुल्य हो, है ना हो, स्वतुल्य ना हो। तो हम कहेंगे R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। ठीक, दूसरा है, उसने कहा सम्मित है, ये सिद्ध करना है सम्मित हो। तो ये R सम्मित है क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2, अर्थात L1 L2 पर लंब है। ये लंब का साइन होता है। तो L2 जब L एक रेखा दूसरी पर लंब है तो दूसरी भी पहली पर लंब होगी। परपेंडिकुलर का साइन देखिए, ये हमने उल्टा T बनाया और यहाँ पर R, परपेंडिकुलर R आया ना, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। कई नहीं तो खाली आप ये साइन भी बना सकते हैं उल्टा T। तो L1 यदि L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमें सिद्ध करना था संक्रामक भी ना हो। तो हम कहेंगे R संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि यदि L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो आप देखेंगे, देखिए मैंने यहां लिखा है, यदि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो क्या L1 और L3 परस्पर लंबवत है? नहीं, ये एक दूसरे के समानांतर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं तो L1 L3 पर लंब नहीं हो सकती, जैसा कि ये हमने करके दिखाया आपको। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण देने जो जो इसमें कंडीशन दी है उसको फॉलो करते हों। ठीक है, उसको मान्य, उसके लिए मान्य हो। तो देखिए दूसरा है, दूसरी कंडीशन क्या है, हमें ऐसा उदाहरण बताना है जिसका संबंध, है ना, ऐसे संबंध का उदाहरण बताना है जो संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित हो। अब इसमें संक्रामक होना चाहिए परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। तो इसका उदाहरण क्या लिया हमने, माना A बराबर, माना A बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो संबंध R, इसमें हमने वास्तविक A समुच्चय ले लिया वास्तविक संख्याओं का, उसमें हमने लिया था समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय ऊपर। ठीक है, तो कोई भी संबंध किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन पर आधारित होता है। तो माना A वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संबंध R, इसमें संबंध क्या लिया हमने, एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y। तो दो संख्याएं हैं, पहली दूसरे से बड़ी है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y।
तो आर स्वतुल्य नहीं है। क्रम हम वही रखते हैं, स्वतुल्य फिर सम्मित फिर संक्रामक, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी हम पहले सम्मित लेंगे संक्रामक लेंगे तो थोड़ा सा वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम क्रम में लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसमें कहा उसने ना तो स्वतुल्य और ना सम्मित है, तो पहले स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। फिर उसका कारण देंगे क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। आर सम्मित भी नहीं है, आर सम्मित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, तो y x से बड़ा या बड़ी नहीं हो सकती। ये हम एग्जाम्पल करके देख सकते हैं और ये हमने व्यापक रूप में आपको बताया। इस तरह से आर संक्रामक है। संक्रामक कैसे है? हमने कहा x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, तथा y इज ग्रेटर देन z, तो x z से तो बड़ा होगा ही होगा ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं आर संक्रामक संबंध है। तो हमने जो उसने कहा था उसके अनुसार ये एग्जाम्पल दिया और आपको ये ध्यान रखना होगा। सही है। अब आता है नेक्स्ट तीसरा क्या एग्जाम्पल है, देखिए। अब उसने कहा अब ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है जी, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। ठीक है। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या लिया हमने, माना a बराबर कोई भी हमने सेट ले लिया, 1 2 3 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब उसमें संबंध क्या लेना है, संबंध r बराबर ए बी, पहला घटक दूसरा घटक, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 4, कार्तीय गुणन a बाई a निकालेंगे तो ठीक है उसमें से उन क्रमित युग्मों को लेना है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो। तो यानी कि 1 और 1 2, 4 से छोटा है तो एक ही ले लिया, 1 2 3 4 से छोटा है तो ये वाला ले लिया, 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू भी 4 तक का ले सकते हैं, फिर 2 1 2 2 2 2 4 3 और 1 4। तो हमने वो क्रमित युग्म लिए, वो वाले ब्रैकेट लिए जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। वैसे तो इसमें 9 अवयव होंगे जो हमें कार्तीय गुणन से प्राप्त होगा, तो उसमें से हमें वो कंडीशन वो लेने हैं जो इस कंडीशन को या इस शर्त को मानते हो। तो हमने ये लिख दिया। अब आर स्वतुल्य और सम्मित सिद्ध करने, तो आर स्वतुल्य है क्योंकि 1,1 2,2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन आप कहेंगे 3,3 क्यों नहीं है जी, 3,3 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो इसमें हमने लिया नहीं। तो 1,1 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे ये आर संबंध स्वतुल्य है। इसी तरह से आर सम्मित भी है क्योंकि यदि 1/2 इसमें है तो 1,2 अगर इसमें है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए, वो इसमें है, तो हम कह सकते हैं ये आर जो है एक सम्मित संबंध है। इसी तरह से आर संक्रामक नहीं है क्योंकि यदि 2,1 बिलोंग्स टू आर और 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,2,1 बिलोंग्स टू आर और 1,3 भी है इसमें, तो पहला और तीसरा यानी कि 2,3 इसमें होना चाहिए, लेकिन 2,3 इसमें नहीं है और 3 और 2 5 4 से ज्यादा है, तो इसमें ये नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध है संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो इस केस में हमने उदाहरण इस प्रकार का लिया। ठीक है। प्रश्न ही हमारा यही है कि हमें उदाहरण ऐसे देने हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हों। ठीक है। अब आता है चौथा पार्ट। चौथा क्या दिया है, चौथा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। हमें ऐसे संबंध का उदाहरण बताना है जो
स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, तो हमने उदाहरण लिया, माना a बराबर 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, तो r इसमें संबंध क्या आएगा, r बराबर ए बी, जो हमने संबंध लिया सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। हमें वो ब्रैकेट लेने हैं इसमें से 9 में से जिसमें पहला वाला दूसरे से छोटा या बराबर हो। तो बराबर है, एक तो 2,2, फिर 2,3, ये छोटा इससे है, 2,4 ये इससे छोटा है, 3,3 बराबर है 3,4 और 4,4। इसके अतिरिक्त और कोई ब्रैकेट और कोई इसमें कोष्टक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने संबंध के अनुसार ये समुच्चय बना लिया इन युग्मों का। अब हमें सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है क्योंकि 2,2, 3,3 और 4,4 ये R के अवयव हैं, बिलोंग्स टू R। इस केस में ये स्वतुल्य है। R सम्मित नहीं है क्योंकि अगर इसमें 2 3 है तो 3 2 इसमें नहीं है। भाई 3 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके अनुसार पहला दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सम्मित नहीं है। R संक्रामक है क्योंकि संक्रामक में क्या करते हैं, 2 और 3 इसमें है और 3 और 4 भी इसमें है, 2 और 4 भी इसमें होना चाहिए, यानी कि 2 और 4 भी इसमें है। तो हम कहेंगे ये संक्रामक संबंध है। तो हमने इसमें ये सिद्ध कर दिया क्योंकि हमने ये चेक किया। पहले तो हमने उदाहरण लिखा और फिर उसको इसके अनुसार देखा कि ये इसको संतुष्ट करता है कि नहीं इन कंडीशंस को, तो वो हमने उसी प्रकार से ये इसका कारण सहित इसको उदाहरण को लिखा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, इसका जो पार्ट है 5वां। 5th पार्ट क्या है, सम्मित। हमें ऐसे संबंध का उदाहरण बताना है कि वो सम्मित हो और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। ठीक है, स्वतुल्य ना हो तो इसके लिए क्या उदाहरण बनेगा, देखिए उदाहरण बनेगा, माना a बराबर 1 2 3, हमने एक समुच्चय लिया a 1 2 3 जैसा ऊपर लिया था। तो इसमें क्या संबंध लेना है हमें, उसमें से कौन से ब्रैकेट लेने हैं 9 में से, a बाई a में से a, b सच दैट a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 0। यानी कि 0 और 2 के बीच में जो उनका अंतर है वो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, 2 के इक्वल और 0 के इक्वल या लेस देन और 0 से बड़ा। इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए उसमें हमने वही ब्रैकेट लिए, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, 1 और 3 का डिफरेंस कितना है 2। ठीक, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1 और 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1। तो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू लेस देन 2। तो वही ब्रैकेट लिया हमने इस नियम को जो संतुष्ट करते हैं। तो अब पहला क्या है, R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसमें 1 1, 2 2, 3 3 नहीं है। ठीक है, इसी तरह से R सम्मित है क्योंकि सम्मित है क्योंकि आप देख रहे हैं अगर 1 2 है तो 2 1 भी इसमें है, 1 2 है तो यहाँ 2 1 भी इसमें उपस्थित है। ऐसे ही 2 3 तो 3 2 भी इसमें है। ठीक है ना, ऐसी 1 3 3 1 इसमें है। तो इस तरह से सभी इसमें सम्मित संबंध को फॉलो करते हैं, है ना। हम जानते हैं ना 1 2 2 1, पलटकर इसको जब चेक करते हैं तो दोनों इसमें होने चाहिए, तो हम कहेंगे ये एक सम्मित संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है
आर संक्रामक है क्योंकि 1 2 और 2 3, ठीक है, 1 2 और 2 3 इसमें है, 1 2 और 2 3 इसमें है ना, ठीक है। तो 1 2 और 2 3 इसमें है, तो आप देखिए 1 2 और 2 3, तो 1 3 भी इसके अंदर है, 1 3 भी इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब ये हमारा हमने इसमें उदाहरण बताया क्वेश्चन नंबर 10 में, जो दिए गए जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करने चाहिए, उनको संतुष्ट करने चाहिए, वो हमने उदाहरण दिए। इसके अतिरिक्त और भी अन्य उदाहरण हमारे हो सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर समुच्चय में आर बराबर पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, आर बराबर ये संबंध दिया है पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि ये उसने समुच्चय दिया हुआ है, सही। तो मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक। पुनः सिद्ध कीजिए, दूसरी बात क्या है? पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0। इसका क्या मतलब है? P जो है वो मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी कि ऐसा वृत्त को निरूपित करता है, P से होकर जाता है, यानी कि P तो परिधि पर होगा और उसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं एक एक पार्ट्स पर। पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? माना A बराबर, जैसा कि दिया हुआ है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ये क्या है? एक समुच्चय है, क्योंकि कोई भी संबंध किसी भी समुच्चय के कार्तीय गुणन में से निकाले जाते हैं, उस पर आधारित होता है। तो संबंध R बराबर दिया हुआ है P कॉमा Q सच दैट OP बराबर OQ। ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है, ये है ना, ये संबंध दिया है ना। तो PQ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है? O मान लेते हैं उसको, से दूरी, और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, तो OP बराबर OQ, इसका अर्थ यही हुआ ना सीधा सीधा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर OP बराबर OQ के रूप में सरल रूप में लिख दिया। अब इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। R स्वतुल्य है, तुल्यता के लिए हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध करने पड़ते हैं, राइट। तो R स्वतुल्य है क्योंकि OP बराबर OP, अर्थात कोई भी दूरी स्वयं के बराबर होती है ना। अगर हम AB कहेंगे तो AB कोई भी दूरी स्वयं के बराबर होती है, अर्थात किसी भी दूरी की स्वयं से तुलना की जा सकती है। R सम्मित है क्योंकि यदि OP बराबर OQ तो OQ बराबर भी OP के होगा, OP OQ के बराबर है तो OQ OP के बराबर होगा, तो इसे हम कहेंगे सम्मित संबंध है, सम्मित है R। इसी तरह से R संक्रामक है, संक्रामक है यदि हम कहें OP बराबर OQ और OQ बराबर OR, तो हम कह सकते हैं OP बराबर OR के, ठीक है ना। वही 3 में तुलना करते हैं, तो हम कह सकते हैं चूंकि R स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है।
अतः आर एक तुल्यता संबंध है। सही है। अब दूसरे पार्ट पर आइए। यहां पर हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, चूंकि O मूल बिंदु है जैसा कि उसने कहा, तथा P इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी कि P मूल बिंदु नहीं है, P मूल बिंदु पर नहीं है, अर्थात P वृत्त की परिधि पर रहता है। जब वो मूल बिंदु पर नहीं तो कहां होगा? वृत्त की परिधि पर होगा। अर्थात OP बराबर R, R यानी कि कोई दूरी है जिसे हम त्रिज्या भी कह सकते हैं। OP बराबर, हमने इसको क्या मान लिया? R। हम कह सकते हैं अतः बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, इतना लिखना है आपको सेकंड पार्ट। सही है, तो हमें यही बताना था ना, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो जब हमने उसको दूरी मान ली OP बराबर R, तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो मूल बिंदु पर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया और इसको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है समस्त त्रिभुजों, तो कोई समुच्चय दिया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें तो सारे त्रिभुज आ गए। अब संबंध R क्या होता है? T1 T2, यानी कि कोई से दो त्रिभुज हैं, उसमें T1 यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो समरूप का मतलब होता है इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। एक तो दूसरा क्या करना है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, पहले T1 है, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। ठीक है, ये तीनों समकोण त्रिभुज हैं, इनकी भुजाएं दे रखी हैं। तो T1, T2 तथा T3 में से कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं? संबंधित है का मतलब इस संबंध के अनुरूप संबंधित होने चाहिए। संबंधित का मतलब ये संबंध उसमें फॉलो होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से हैं तीनों में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन है। पहला पार्ट, पहले तो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। माना A बराबर एक समतल में समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। माना A जो शुरू में समुच्चय दिया उसको हमने A मान लिया। एक समतल में समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, सारे त्रिभुज आ जाते हैं इसमें। अब उसमें संबंध किसके अनुसार है, कौन कौन से ट्रायंगल देखने हमें? R इज इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप त्रिभुज है। पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, ये हमारा संबंध दिया है उसने। ठीक है, तो
आर, अब इसमें वही तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तीनों चीजें सिद्ध करनी है। आर स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, उसकी भुजाएं उसके समान, स्वयं के ही समानुपाती होंगे। ठीक है, ऐसे ही आर सममित है क्योंकि यदि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। सममित में ये चेक करते हैं। आर संक्रामक भी है क्योंकि यदि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है तो T1 T3 के भी समरूप होगा। समरूप का मतलब इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं, तीनों भुजाएं। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट क्या है? त्रिभुज T1, इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी है? 3, 4, 5। त्रिभुज T2 की भुजाएं कितनी है? T2 की भुजाएं हैं 5, 12 और 13। ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं। और त्रिभुज T3 की भुजाएं क्या है? 6, 8, 10। ये भुजाएं दे रखी हैं। तो हमें चेक करना है कि आपस में संबंधित हैं, जो दिया गया संबंध है। तो यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनकी आपस में जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं? तो देखिए, त्रिभुज T1 की भुजाएं 3, 4, 5। त्रिभुज T2 की भुजाएं 5, 12, 13। ये आपस में समानुपाती नहीं है ना। यहाँ 3, 4, 5 है और यहाँ 5, 12, 13, कहीं भी समानुपात नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार त्रिभुज T2 की भुजाएं, T2 की भुजाएं क्या है? 5, 12 और 13। त्रिभुज T3 की भुजाएं 6, 8, 10 के समानुपाती नहीं है। T2 की T3 के समानुपाती नहीं है। ठीक है, अतः ये तीनों त्रिभुज परस्पर समरूप नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज T1 तथा T3, T1 तथा T3 की भुजाएं समानुपाती हैं। देखिए ध्यान से, T1 तो है 3, 4, 5 और T3 क्या है? 6, 8, 10। इनकी भुजाएं समानुपाती हैं। देखिए समानुपाती मतलब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो तीनों का जो अनुपात आ रहा है वो समान आ रहा है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो T1 और T3 की भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, तो समानुपाती हैं तो हम कह सकते हैं त्रिभुज T1 तथा T3 समरूप त्रिभुज हैं। अतः T1 तथा T3 आपस में दिए गए संबंध के द्वारा संबंधित हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब इसके बाद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।